किसका लगे? ये तस्वीर यूपी के शामली की है, जहां दो गुटों में झड़प हो गई। मामला जमीन विवाद का था। शामली के केराना इलाके में विवाद इतना बढ़ गया, दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करने लगे और एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे भी बरसाए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स बंदूक लेकर फायरिंग करता है। किसका लगे? फायरिंग की आवाज से पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना मंडावर गांव की बताई जा रही है। एक दूसरे पर बरसाते लाठी डंडों और फायरिंग का ये वीडियो यूपी के आगरा से है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि महज ट्रैक्टर निकालने को लेकर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स घर से बंदूक लेकर आता है और फायरिंग करने लगता है। फायरिंग के बाद माहौल और गर्म हो जाता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मामले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स पर तलवार फरसे से हमले का ये खौफनाक वीडियो है एमपी के शाजापुर का, जहां 2 हथियारबंद बाइक सवार लोगों ने एक शख्स पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। तलवार फरसे से किए हमले के बाद शख्स बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो यूपी के बाराबंकी का है, जहां 2 महिलाएं आपस में गुत्थागुत्थी करती नजर आई। पहले तो दोनों महिलाएं एक दूसरे से बहस करने लगी, लेकिन देखते देखते एक दूसरे से हाथापाई पर ही उतर आई। वीडियो बाराबंकी के घोसियाना इलाके का है, जहां शादीशुदा युवक प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, लेकिन पत्नी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। डरकर युवक ने 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी और गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती युवक की पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर हाथापाई हुई और हंगामे का ये हाई वोल्टेज ड्रामा अस्पताल में 1 घंटे तक चलता रहा। राजस्थान के जयपुर में थार सवार युवकों की गुंडागर्दी का ये वीडियो देखिए। वीडियो जयपुर के शिप्रापत इलाके का है, जहां थार में बैठे इन युवकों ने क्रिकेट खेल रहे बच्चों में रैश ड्राइविंग से दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने अपनी सूझबूझ से पुलिस को मामले की सूचना देकर युवकों को सबक सिखा दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस ने फिल्मी अंदाज में युवकों को धर दबोचा। असल में पुलिस की पीसीआर देखकर घबराए युवक थार को उल्टा भगाने लगे, जो दीवार के पास जाकर रुक गई। इसके बाद पुलिस ने थार सवार युवकों के सारे भागने के रास्ते ही बंद कर दिए और इन दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। घर के बाहर हुए जोरदार ब्लास्ट की ये तस्वीरें हैं आगरा की, जहां गुब्बारा भरने वाले सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। आगरा के अग्रसेनपुरम में सिलेंडर विस्फोट इतना भीषण था कि गुब्बारा बेचने वाला शख्स 10 फीट दूर जा गिरा। इतना ही नहीं, जिस साइकिल पर सिलेंडर लगा था वो साइकिल 20 फीट दूर जाकर गिरी। सिलेंडर के टुकड़े आसपास के घरों में पड़े, जिससे आसपास के लोगों को भी चोटें आई हैं। विस्फोट की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ऐसा खौफनाक विस्फोट कि इसकी आवाज ही करीब 1 किलोमीटर तक सुनी गई। बाजार में खुलेआम धमाके का ये वीडियो एमपी के नरसिंहपुर का है, जहां कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने बाजार में बमबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की। युवकों ने गोटे गांव के बाजार में 2 बम विस्फोट किए, जिसकी वजह से स्थानीय व्यापारियों और आसपास के लोगों में घटना से दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विस्फोट के बीच से 2 बाइक गुजरती हैं, जिसमें 2 युवक बैठे हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर इन आरोपियों की तलाश कर रही है।
ये तस्वीर यूपी में आगरा की है, जहां कार सवार दबंग युवकों ने मामूली विवाद के बाद पेट्रोल कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया और पास खड़े कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। पूरी घटना की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में से सामने आई, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मामले पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पेट्रोल पंप पर कार चालक पेट्रोल भराने आया था। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो एमपी के रतलाम का है, जहां हाईवे पर अचानक से नील गाय की बाइक सवार से जानलेवा टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क के उस पार जा गिरा। वीडियो को देखिए कैसे एक नील गाय तो सड़क पार कर लेती है, लेकिन दूसरी नील गाय सड़क पार करते हुए सड़क पर आ रहे बाइक सवार से जा टकराती है और टक्कर में बाइक सवार समेत नील गाय उछलकर दूर जा गिरते हैं। हालांकि नील गाय तो उठकर चली जाती है, लेकिन बाइक सवार हादसे के बाद उठ नहीं पाता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। सड़क हादसे की तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं, जहां एक दरोगा ने गाड़ी सीखने के दौरान सड़क पार करते एक युवक को ही कुचल दिया। तस्वीरों को देखिए कैसे एक सरकारी गाड़ी सड़क पर एक युवक को कुचलते हुए एक दुकान में टक्कर मारती है, जिसके बाद वहां देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ जुटती देख सिपाही को छोड़कर दरोगा जी फरार हो गए। कई घंटों तक लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरे रखा। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जिस पुलिस की जीप ने युवक को रौंदा वो वैशाली जिले के हदसारगंज ओपी थाने की बताई जा रही है। सड़क हादसे की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां देखिए कैसे एक तेज रफ्तार कार एक दुकान में घुस जाती है। असल में इस कार को चलाने वाला 19 साल का युवक है, जिसके पास न तो गाड़ी चलाने का अनुभव है और न ही गाड़ी का लाइसेंस, लेकिन इसके पास गाड़ी है जिससे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसती है। भीषण अग्निकांड से तबाही का वीडियो यूपी के नोएडा से है। देर रात नोएडा में बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। नोएडा फेज 2 की फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते इस अग्निकांड ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उड़ती दिखी और काले धुएं ने अपने गुबार में पूरी इमारत को ही ढक दिया। आग की भयावहता को देखते हुए मौके पर एक के बाद एक दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन 20 गाड़ियां भी आग पर काबू पाने में नाकाम रही। बताया जा रहा है कि पूरी कंपनी आग की चपेट में आ गई। आपको इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं वो वन विभाग की टीम है। वन विभाग की टीम के शोर मचाकर बाघ को डराने का वीडियो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का है। ये टीम इसलिए शोर मचा रही है ताकि बाघ बाड़े से निकलकर वापस टीम पर हमला न कर सके। वन विभाग की टीम बाघ को छोड़ने आई है। बोट से जंगल की ओर छलांग लगाता ये बाघ आज अपने इलाके में लौट रहा है। टीम ने रिहायशी इलाके से रेस्क्यू कर वापस इसको इसके घरौंदे में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एक नहीं 3 बार ये बाघ रिहायशी इलाके में घुसपैठ कर चुका है। हालांकि वापस अपने घर लौटते ही छलांग लगाकर कुछ ही पलों में ये लुप्त सा हो जाता है। लाखों लाख की संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और तरह तरह के योगी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही हैं। 144 साल बाद ये महापर्व, ये पुण्य अवसर और इसका पुण्य लाभ लेने के लिए इस अमृत स्नान के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। किस तरीके से इस महाकुंभ के अवसर पर, इस अमृत स्नान के प्रथम स्नान के अवसर पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से, देश के हर हिस्से से, दुनिया के हर हिस्से से लोग यहां पर पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचा हर शख्स भक्ति के रंग में सराबोर है। सुनवाते हैं आपको कि साधु संत और इसमें क्या कह रहे हैं यहां पर पहुंचने के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए फिलहाल, लेकिन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि एक तो लोगों के अंदर इस स्थान पर पहुंचने की खुशी है, प्रसन्नता है, दूसरी तरफ भक्ति का सैलाब नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग तो पहुंचे ही हैं, लेकिन जो कष्ट या जो मौसम है उसकी भी परवाह नहीं कर रहे। लोगों का कहना है, जो हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात की, लोग साफ कह रहे हैं कि उत्साह सब पर भारी है, भक्ति सब पर
भारी है। तो महाकुंभ की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं का उत्साह किस तरह का है। और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या साध्वी हर्षा ने अमृत स्नान पर TV9 से बात की। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैम, आप भी एक चोला ओढ़े हुए हैं, किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगी? संदेश फिलहाल यही है कि देश में ये जो 144 सालों के बाद ये जो महापर्व आया है, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार इसको देख पा रहे हैं, इसको विटनेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुझे लगता है हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर देश से आ रहे हैं श्रद्धालु, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि भीड़ की वजह से हमें नहीं निकलना है घर से या नहीं जाना है, तो मैं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में एक बार जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसे यूं ही ना जाने दें, क्योंकि ये अमृत वो वर्षा, ये अमृत की वो बेला है जो बड़े नसीबों से मिलती है। आपने कब तय किया कि आपको भी सन्यासी बनना है, इसमें आना है? किसने बोला मैंने संन्यास ले लिया है? अच्छा, नहीं, जो वेशभूषा सब कुछ आपने अपनाया है उसको देख के ऐसा लग रहा है। तो मतलब ये वेशभूषा कोई भी रखेगा आप उसे सन्यासी घोषित कर देंगे? नहीं, जिस तरीके के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। और मैं ये पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी, लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। आप प्रोफेशनली क्या है वैसे, क्या प्रोफेशन है आपका? ये तो मुझे लगता है अभी पूरे देश में ही चर्चा चल रहा है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वायरल होने के लिए भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तो पहले से ही वायरल थी। ओके। मैं पहले से ही देश में वायरल थी। अच्छा। मुझे कई बार वायरल किया गया है। और अच्छा। सबसे बड़ा योगदान उसमें मीडिया का है। अच्छा। ठीक है, तो मुझे वायरल होने की और खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि मैं अब 10 बार हो चुकी हूँ। तो अब मेरी श्रद्धा है कि मुझे जैसे रहना मैं वैसे रह रही हूँ। किस तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? और साध्वी निरंजन ज्योति भी निरंजनी अखाड़े के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंची। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद। मैम, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कुंभ में? यह है महाकुंभ का पहला स्नान है और मकर संक्रांति का दिन है। मैं पूरे देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले, सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले भक्तों को बहुत मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बार का कुंभ में एक संयोग है, ये महाकुंभ 144 साल बाद पड़ रहा है। कब जब पड़ा होगा तब महापुरुष रहे होंगे। हमारा सौभाग्य है कि 144वें वर्ष में हम लोग आज शाही स्नान में निकले हैं। इसके लिए देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जन्मभूमि बनने के बाद पहली बार ये महाकुंभ हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका? देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ, अभी 22 तारीख को हम लोग वर्षगांठ मनाएंगे और 1 सप्ताह लगातार चल रहा है। तो साध्वी निरंजन ज्योति को आप सुन रहे थे। और तस्वीरें लगातार महाकुंभ से, इस संगम नगरी से हम तक पहुंच रही है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अखाड़े एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, साधु संत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अमृत स्नान पहला अमृत स्नान है, 5 अमृत स्नान होने हैं, उसमें पहला आज अमृत स्नान है। आज मकर संक्रांति है, विशेष अवसर, 144 साल बाद ये अवसर आया है। ऐसे में इसकी अपनी महत्ता है और लोग भी इस पुण्य लाभ के लिए यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अनुमान यह है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे, जो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अमृत स्नान पर श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने क्या कहा, सुनते हैं। देख रहे हैं कि हमारी पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े की इस छावनी में हमारी पूरी राजसी ठाठ बाट के द्वारा राजसी शाही स्नान की तैयारी हो रही है। और राजसी शाही स्नान देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति है, सूर्य आज उत्तरायण होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं।
पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। सीधे चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ। प्रीति रघुनंदन हमारी सहयोगी इस वक्त वहां से हमसे जुड़ी हुई हैं। अब प्रीति, जिस तरीके से ये पहले से तय था कि जितने भी अखाड़े हैं उनको 40 मिनट का समय मिलेगा प्रथम अमृत स्नान करने के लिए, इस स्नान को पूरा करने के लिए, तो अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने अखाड़े गुजर चुके हैं, कितने अखाड़ों का स्नान हो चुका है? कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अपडेट? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कैलाश आनंद गिरी यहाँ से गए हैं और मैं चाहूँगी कि निरंजन वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ से वो गए हैं। ये निरंजनी अखाड़ा आप देख रहे हैं जो यहाँ से जा रहा है स्नान के लिए। और देखिए, इस स्नान के साथ ही अभी ये जो जाते हुए लोग दिख रहे हैं आपको, ये निरंजनी अखाड़ा से संबंधित हैं। इसमें साधु संत समाज हैं, उनके जो प्रियजन हैं कैलाश आनंद गिरी महाराज के, वो लोग हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वहाँ से एक वापसी का भी रास्ता है, वही रास्ता है जो वापस भी आएगा। और हम चाहेंगे कि जैसे ही वो वापसी की तस्वीरें भी आती हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएँ। और ये जन सैलाब तो आपको रवि तस्वीरों में दिख ही रहा होगा। निरंजनी अखाड़ा इस वक्त स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट में वो त्रिवेणी के उस घाट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये स्नान होना है। और वहाँ पर स्नान होने के बाद उतनी ही तेज़ी से ये वापस आएंगे। 8 बजे संगम नोज पर पहुंचेंगे, जिस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं। जूना, आह्वान और अग्नि अखाड़े, और ऐसे में अब आप ये समझिए कि इन अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। निरंजनी अखाड़ा भी पहुंच चुका है और ऐसे में अब आप ये समझिए कि 40 मिनट का पूरा समय होगा जिसमें साधु संत और जो नागा हैं वो स्नान करेंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे। दोनों तरफ से पैसेज बनाए हुए हैं जाने के लिए और आने के लिए। इस बीच जब वो आ रहे थे तो पहले शुरुआत तो उन्होंने रथ से की कैलाश आनंद गिरी महाराज ने, और जब थोड़ी देर वो आ गए और ये रास्ता, ये पैसेज जो बनाया हुआ है पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, दोनों तरफ से बल्लियाँ लगाकर पुलिस ने, वहाँ पर वो उतर गए और उनके सेवकों ने उनको चारों तरफ से घेरकर वो रास्ता बड़ी तेज़ी में पार किया है उन्होंने। और इसके आगे का कार्यक्रम बता देती हूँ। इसके आगे 9:40 है वो निर्मोही अखाड़ा है और संगम में वो स्नान करने के लिए रवाना होगा। 10:40 पर संगम नोज पर ये अमृत स्नान करेंगे। 30 मिनट में ये स्नान वहाँ पर भी पूरा होगा। लेकिन एक बात तो तय है, इन तस्वीरों के ज़रिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए न सिर्फ साधु संत, बल्कि आप जब साधु संत स्नान करके लौट रहे होते हैं तो उनके पदचिन्हों की पड़ी हुई जो धूल है वो माथे पर लगाने के लिए भक्तों में, वहाँ पहुँचे हुए लोगों में, श्रद्धालुओं में एक आतुरता होती है, एक ये लालसा होती है कि बस ये धूल मिल जाए और उनका जीवन सफल हो जाए और उनका यहाँ आना सफल हो जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक रवि बात और बताना चाहती हूँ, ओस पड़ रही है। अभी जब हम सुबह आए थे तब ओस नहीं पड़ रही थी और ओस इस कदर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस कुंभ में अमृत स्नान के दिन अमृत की वर्षा हो रही है। प्रकृति के भी अलग अलग रंग, यहाँ मौसम के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया प्रीति आपका इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के सियासत की। दिल्ली के सियासत में बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं। पहले फ्री वाली पॉलिटिक्स हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, फिर झुग्गी के वोट के लिए सियासत हुई। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। साथ ही प्रवेश वर्मा पर एफआईआर की तलवार लटक रही है। आतिशी आज अपना नामांकन दर्ज कराने जाएंगी, कल वो अपना नामांकन नहीं दर्ज कर पाई थी। राहुल ने कल सीलमपुर से केजरीवाल को भी निशाने पर लिया, केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। तमाम बड़ी खबरें हम दिल्ली की पॉलिटिक्स से, उसके चुनाव से जुड़ी आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली में शिकायत वाली पॉलिटिक्स क्या है ये भी समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
पीएम गृह मंत्री का फोटो लगाकर वीडियो शेयर किया था जिसमें केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रवेश वर्मा की भी मुश्किल बढ़ गई है। पैसे बांटने के आरोप पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। इधर कल राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में अपनी पहली चुनावी रैली की। केजरीवाल को निशाने पर रखा लेकिन संभल कर बोले। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। और राहुल गांधी के आरोप पर केजरीवाल ने तंज कसा। कहा राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। मैं राहुल गांधी के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी देश बचाने की। तो ये केजरीवाल का जवाब राहुल गांधी को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, बॉर्डर पर तस्करी का कोड डिकोड हुआ है। कोड के जरिए ड्रग और हथियारों की तस्करी की जा रही है। अवैध घुसपैठ के लिए भी कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य कारण सीमा पर बाड़ेबंदी है। सीमा पर मौजूद लोगों की बेरोक टोक आवाजाही, मानव और पशु तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग, नकली नोटों का कारोबार, आतंकवादी गतिविधियां और घुसपैठ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की तरफ से बाड़ लगाए जाने का विरोध होता है। बांग्लादेश के तस्करों की तरफ से अलग अलग कोड वर्ड के साथ सामानों की तस्करी होती है। बाढ़ लग जाने से बांग्लादेश के तस्करों का घुसपैठ बंद हो जाएगी और जिससे बांग्लादेशी फोर्स भी परेशान नजर आ रही है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये वो पर्ची है जिसे तस्करों में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें घर के सामान का जिक्र है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कोड वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं तस्करी के लिए बांग्लादेश से आ रहे तस्करों के द्वारा। और तस्करी का कोड कैसे डिकोड हुआ ये भी हम समझ लेते हैं। बीएसएफ को एक पर्ची मिली जिस पर घर का सामान लिखा हुआ था। गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ की गई तो कई बातें खुलकर सामने आई हैं। जी हां, अब देखिए जरा ये कैसे पर्ची डिकोड हुई है। ये जो पर्ची थी उसमें घर के सामान के नाम लिखे हुए थे। जैसे अब देखिए कि मूंग दाल लिखा हुआ था। अब उसका मतलब अगर देखा जाए जो पूछताछ हुई उसमें जो डिकोड होके आया वो फेंडिस्डिल सिरप उसमें सामने आया। ऐसे मसाला, बम बनाने का सामान, बच्चा लाठी मतलब वन शॉट गन यानी कि हथियारों के कोड भी बनाए गए थे। छोटी मशाल यानी पिस्टल और बड़ी मशाल यानी पाइप गन। आप देखिए हथियारों के लिए भी घर के सामान का कोड यूज किया गया था। और गोलियों के लिए बैटरी, ये कोड वर्ड था। बैटरी यानी कि गोलियां, ये कोड वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था तस्करों के द्वारा। जो उनके पकड़े जाने के बाद जब बीएसएफ ने पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ है। और इस पूरे मामले पर आपको टीवी9 की एक रिपोर्ट दिखा। बांग्लादेश की तरफ से भारतीय भूखंड में लगातार स्मगलिंग की कोशिश किया जाता है, ये हम सबको पता है। और ये भी पता है बीएसएफ लगातार ये जो कोशिश है उनको नाकाम करते हैं। हाल ही में बीएसएफ के हाथ में ऐसे कुछ कोड्स आए हैं जो कोड को बीएसएफ क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोड कैसा है? अगर गाय की तस्करी हो रहा है तो वो बोल्डर्स कहते हैं, अगर वो कैप्सूल्स है तो उसको दाल कहा जाता है, अगर वो याबा टैबलेट्स है या तो फिर और कुछ है उसको बड़ी मुंह दाल कहा जाता है। ऐसे अलग अलग कोड्स हैं। अगर फिनिडिल यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो उसको चावल कहा जाता है। ये जो कोड्स है लोकल लैंग्वेज में बात किया जाता है। ये चाल, डावल, बोल्डर्स, ये जो चीज हैं ये लोकल लैंग्वेजेस हैं जो कि बीएसएफ के लिए समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन ये कोड्स आने के बाद अब बीएसएफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई बांग्लादेशी स्मगलर इंडियन काउंटर पार्ट से बातचीत करते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश करते हैं। और ये कोड्स हाथ आने के बाद बीएसएफ
मतलब चौंक गया है कि इतनी दिन से ऐसा कुछ कोड्स इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कुछ बांग्लादेशी हाथ में आने के बाद उनको इंट्रोगेट किया गया है और उसके बाद ये पता चला है ये कोड के माध्यम से अलग अलग यहाँ पे स्मगलिंग चलती है। चलिए और अब आपको पशु तस्करी के भी कोड बताते हैं, किस तरह से इन कोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए मेरे पीछे बिग वॉल पर है, छोटी गाय के लिए पेप्सी या कोक, भैंसा इसके लिए कोड वर्ड देखिए बोल्डर, पक्षी के लिए कोड वर्ड था मोयना, रस्सी की बात हो तो मांझा कहा जाता था, सुरंग के लिए कोड वर्ड है घुलघुली। ऐसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था तस्करों के जरिए और इस तरह से साफ पता चल रहा है कि लंबे समय से एक दूसरे से ये कम्युनिकेट करते थे इन कोड वर्ड्स के जरिए ताकि तस्करी का सामान सीमा से उस पार इस पार पहुंचाया जा सके। इसी पर देखिए एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं बांग्लादेश और भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत के ज़मीन पे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर से ये वो नॉन फेंस जगह है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग की कोशिश किया जाता है, लेकिन बीएसएफ उसको नाकाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर वो चीज़ जो बाजार में बिकता है उसका स्मगलिंग होता है, क्योंकि बांग्लादेश में वो चीज़ कम है और भारत में वो चीज़ ज़्यादा मिलती है। लेकिन बीएसएफ के हाथ में ये जो सुराग लगे हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन में स्मगलिंग को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रोका जा सकता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और कोड वर्ड्स की ये पूरी डिक्शनरी कैसे काम करती है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस यूज किया जाता था, ये तरीका, ये टेक्निक या ये कोड वर्ड्स का पूरा सिस्टम कैसे बनाया गया था। तो बीएसएफ को एक पर्चा मिला, उस पर लिखा था दिल RD बर्मन बिहान। ये देखिए मेरे पीछे बिग वॉल पर आप देखिए ये कैसे लिखा हुआ था। तस्करी के ये सारे कोड हैं, दिल यानी फेंजेडिल और RD बर्मन यानी होल, बिहान यानी सुबह सुबह, ये सारे कोड्स हैं। पूरा मैसेज अगर इसको हम मिला दें तो देखिए कैसे ये पूरा सेंटेंस बन जाता है। फेंसेडिल होल में है, इसे सुबह जल्दी इकट्ठा करें, क्योंकि ये सारे वर्ड्स थे, इनको अगर जोड़ा गया तो पूरा सेंटेंस उस पर्ची में बनता और इस तरीके से ये मैसेज डिलीवर होता था दूसरी पार के तस्करों को। ये सारे कोड वर्ड्स यूज किए जाते थे जिसको बीएसएफ ने अपनी पूछताछ, अपनी तलाशी, अपने अभियान में डिकोड किया और साफ पता चल रहा है कि एक लंबे समय से इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है। पाक आर्मी का बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन, आर्मी का 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा है। तो लगातार बलूच विद्रोहियों से पाकिस्तान आर्मी का संघर्ष और बड़ा दावा किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और यह कहा गया है कि बलूच आर्मी विद्रोहियों के 27 विद्रोहियों को पाकिस्तान की आर्मी ने मार गिराया है। चलिए और अब बात करते हैं भारत की एक और उपलब्धि की, भारत की बढ़ती ताकत दुनिया के सामने, और वो हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको एक बार हम बता दें कि जो पाकिस्तान में हुआ उसमें दरअसल बड़ी बातें क्या थी। देखिए कच्ची बलूचिस्तान में 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा किया गया है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। हथियारों, विस्फोटकों के जखीरे को तबाह कर दिया गया और कई बलूच विद्रोही ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना का ये दावा है। खुफिया इनपुट पर पाक सेना का ये एक्शन हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी उत्तरी वजीरिस्तान में 6 TTP लड़ाके ढेर करने का भी दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। शाम इलाके में 3 TTP लड़ाके मारे गए हैं, यह भी दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये दावे हैं पाकिस्तान के